हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 11वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज़ को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज़ भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, इंडियन ऑयल या NPCIL? किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। ये अवार्ड कॉर्पोरेट एक्सेलेंस के लिए बेंचमार्क माने जाते हैं। यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड करेक्ट होगा। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? चीन, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो किस देश में स्थापित किया जाएगा? चीन में। विश्व का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण गोबी डेजर्ट में हो रहा है। इस प्लांट में ट्रेडिशनल यूरेनियम के बजाय थोरियम का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाएगा। थोरियम रिएक्टर्स को सेफर और मोर इफिशिएंट मतलब अधिक प्रभावी माना जाता है। थोरियम ज़्यादा अबडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, उससे कम रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलता है। ये प्रयोग भविष्य में सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है। तो थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन में। ए आंसर। निम्न में से कौन सी भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है? INS अरिहंत, INS अरिघाट या INS विक्रांत? तो INS अरिहंत और INS अरिघाट भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां। ये दोनों पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जाने में सक्षम हैं, इसीलिए इन्हें SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर कहा जाता है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 2016 में कमीशन किया गया था। INS अरिघाट की बात करें तो INS अरिहंत की अगली पीढ़ी की पनडुब्बी हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का पहला हेपेटाइटिस वैक्सीन हेविशोर निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा? तो हेविशोर भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है जिसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह कंपनी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायक है। हेपेटाइटिस ए एक वायरस से फैलने वाला संक्रमण है जो कि लीवर मतलब यकृत को नुकसान पहुंचाता है। यह दूषित भोजन या फिर पानी से फैलता है। यह वैक्सीन भारत को सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? सेव प्लेनेट, सेव हेल्थ, हार्ट बीट, अ रिदम ऑफ हेल्थ,
माई हेल्थ माई राइट या फिर हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की जो थीम रही है वो रही है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, मतलब स्वस्थ शुरुआत और आशावान भविष्य। यह थीम खास तौर पर बच्चों, किशोरों और युवाओं के स्वास्थ्य पर जोर देती हैं। यहाँ पर डी आंसर। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय न्यायविद कौन बने हैं? के वेणुगोपाल, भुवन रिभु, अमरिंदर सिद्धू या संदीप मेहता। तो भुवन रिभु जो है पहले भारतीय न्यायविद हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मिला है। उन्हें यह सम्मान चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में उनके लंबे समय के कार्य के लिए दिया गया। भुवन रिभु ने अब तक करीब 600 PILs मतलब जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिससे कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं। ध्यान रखिएगा, वो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के संस्थापक भी हैं। यहाँ पर भुवन रिभु। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये नेपाल के शंकुवा सभा जिले में अरुण नदी पर बनाई जा रही है। इसकी क्षमता है 900 मेगावाट। यह नेपाल की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना होगी। इस परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा बूट मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। बूट मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। ये प्रोजेक्ट जो है भारत और नेपाल के बीच सहयोग का बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल भी है और पूरे क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है। यहाँ पर नेपाल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 GS के 1 लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं SSC के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में। मैराथन PDFs हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ब्रह्मा या ऑपरेशन सहायता? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत द्वारा म्यांमार में आए 7.7 मैग्नीट्यूड तीव्रता वाले भूकंप के बाद यह अभियान शुरू किया गया। इस आपदा में तकरीबन 1600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 55 टन राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई, NDRF टीम वहां पर पहुंची और मेडिकल एड भी भेजे, सहायता भी प्रोवाइड की। INS सतपुड़ा और INS सावित्री जैसे नौसेना के जहाज़ों ने राहत सामग्री पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित माउंट कानलोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम या फिर फिलीपींस? तो माउंट कानलाओन एक सक्रिय परतदार ज्वालामुखी है। ये नेग्रोस द्वीप पर फिलीपींस में स्थित है। 13 मई 2025 को इसमें वॉल्केनिक एरप्शन देखने को मिला, ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला और 4000 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा यहाँ पर क्रिएट हुआ। ये जो ज्वालामुखी है ये विसाया क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो माउंट कानलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया, फिलोसॉफी को पढ़ाया और दीनबंधु के नाम से जाना गया? ऑप्शन है CF एंड्रयूज,
माइकल मधुसूदन दत्त, लॉर्ड रसेल या विलियम पिट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, CF एंड्रयूज एक अंग्रेज शिक्षाविद थे जो भारत आए और सेंट स्टीफंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उनकी सिंपैथी मतलब सहानुभूति और सपोर्ट के लिए भारतीयों ने उन्हें दीनबंधु, गरीबों के मित्र की उपाधि दी है। तो CF एंड्रयूज ए आंसर। चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? इजराइल, इंडिया, रशिया या ईरान? तो सी डोम एक नेवल डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। ये प्रसिद्ध आयरन डोम सिस्टम का नेवल वर्जन है। ये प्रणाली शिप्स और नेवल एसेट को ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल से सुरक्षा देती हैं। तो सी डोम डिफेंस सिस्टम हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा था। किस देश से संबंधित हैं? इजराइल से संबंधित हैं। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 80%, 90%, 100% या 95%? तो बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% से 100% कर दिया है। पहले सीमा देखिए, अगर हम बात करें तो सन 2000 में 26% थी, 2015 में 49% हुई, 2021 में 74% हुई और अब 2025 में 100% कर दी गई है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश जो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ावा मिलेगा और नई कंपनियां भारत में निवेश कर सकेगी। तो 100% कर दिया गया है। सी आंसर। बाल रामायण एवं कपूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति हैं? भवभूति, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट या राजशेखर? किसकी कृति है? राजशेखर की। 9वीं और 10वीं सदी के महान संस्कृत और प्राकृत भाषा के कवि और नाटककार थे। वे किंग महिपाल के दरबारी कवि थे। बाल रामायण राम कथा का संक्षिप्त रूप है। एन कपूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा एकमात्र प्रसिद्ध नाटक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो कजरी फेस्टिवल जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक फोक फेस्टिवल है, लोक त्योहार है। इसे खास करके श्रावण मास में मनाया जाता है जब धान की बुआई शुरू होती है। यह उत्सव एग्रीकल्चर, मानसून और लोकगीत से जुड़ा हुआ होता है। महिलाओं की भावनात्मक अभिव्यक्ति और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84, 46, 47 या 86? तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसमें कुल 543 सीटें होती है। इनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो उनके लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। बाकी 412 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ये आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक लागू रहेगा, जैसा कि संविधान के आर्टिकल 324 में बताया गया है। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, तो 47 सी आंसर। इनमें से किसको वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जेम्स रेनेल, जॉर्ज एवरेस्ट, थॉमस एडम्स या फिर कॉलिन मैकेंजी? किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1815 से लेकर 1821 तक ये पद संभाला था। यह सर्वे ब्रिटिश प्रशासन के लिए काफी जरूरी था। कॉलिन मैकेंजी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया? पेरिस, बर्लिन, लिस्बन या रोम? किस शहर के मेयर द्वारा? लिस्बन शहर के। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के मेयर ने प्रदान किया है। यह समारोह 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन सिटी हॉल में हुआ था। सिंबॉलिक ऑनर होता है ये, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को शहर की ओर से दिया जाता है। यहाँ पर सी आंसर। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने
पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग? देखिए, पैरामाउंटसी नीति का अर्थ यह है कि ब्रिटिश शक्ति को भारत में सर्वोच्च मानना। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 तक इस नीति को लागू किया था। भारतीय रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रधानता, सुप्रीमेसी मानना पड़ी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? लॉर्ड हेस्टिंग। यदि किसी बैंक की एसेट्स, परिसंपत्तियां उनकी देनदारी मतलब जो लाइबिलिटीज है उससे अधिक है तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन है रिजर्व्स, नेटवर्थ, एसेट्स या लाइबिलिटीज। तो इसे दर्ज किया जाएगा नेटवर्थ के रूप में। यदि किसी बैंक के पास ज्यादा एसेट्स हैं और कम देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज कम हैं, तो उनके बीच का जो फर्क होता है वही नेटवर्थ कहलाता है। नेटवर्थ होती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। इसका मतलब बैंक के पास अपनी खुद की पूंजी है, कैपिटल है। इससे बैंक की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दिखती है। यहाँ पर बी आंसर। निम्न में से कौन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड प्रदान करता है? नासा, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड IAF के द्वारा प्रदान किया जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। 2024 में यह अवार्ड इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला है। ये जो पुरस्कार है स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष कानून में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2024 में किसे दिया गया और किसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? कार्डिफ वेल्स, बर्मिंघम इंग्लैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड या विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया? तो 23वें कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल जो है ग्लासगो में आयोजित होंगे। पहले ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने थे, लेकिन 2023 में खर्च ज़्यादा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी छोड़ दी थी। ग्लासगो ने पहले 2014 में भी इन खेलों का आयोजन किया था। ये खेल 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच में आयोजित होंगे। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में आयोजित होते हैं और कॉमनवेल्थ देशों के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 246A, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 269A या फिर आर्टिकल 323A? तो किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 279A में। जीएसटी काउंसिल का गठन जो है आर्टिकल 279A के तहत होता है। ये जो आर्टिकल है 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स से जुड़े निर्णय लेते हैं। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और सदस्य होते हैं राज्यों के मंत्री। बी आंसर। ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? डाइजेस्टिव हार्मोन, लव हार्मोन, हंगर हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन? तो ग्रेलिन को हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन पेट से निकलता है और दिमाग के हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि भूख लग गई है। यह भोजन से पहले बढ़ता है और खाने के बाद घट जाता है। तो ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? हंगर हार्मोन के नाम से, भूख हार्मोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बाइल जूस? तो जब भोजन पेट से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो एसिड होता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस की ज़रूरत होती है। बाइल जूस जो होता है ये लीवर में बनता है और गल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेप्सिन और गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो ये एसिड होते हैं, इसलिए सिर्फ बाइल जूस ही एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है। यहाँ पर डी आंसर होगा। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, या फिर डी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है?
तो जब पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें शुरू में काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, वो होती है। जैसे जैसे पत्थर ऊपर की ओर जाता है उसकी गति कम होती है और ऊंचाई बढ़ती है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रूपांतरित हो जाती है। नीचे आने पर ये एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। यही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, काइनेटिक टू पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल टू काइनेटिक। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा 11वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।